नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का एम लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 73 प्रेशर ग्रुप्स। क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप्स, उसका मीनिंग, उसकी क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या कार्य होता है, वो सब समझेंगे। पहले आपको मैं अपनी लैंग्वेज में एक सिंपल वर्ड्स में विद एग्जांपल समझाऊंगा और उसके बाद बुकिश लैंग्वेज में समझाऊंगा कि क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप्स। हमारा जो देश है, राष्ट्र है भारत, वो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां जो सरकारें हैं वो लोगों के द्वारा बनती हैं। लोगों के हित में ही उनको कार्य करना होता है और वोट देने का सबको अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लैंग्वेज का हो, किसी भी प्रोफेशन का हो, वकील हो, डॉक्टर हो, किसान हो या व्यापारी हो, उसका कोई भी व्यापार हो। यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ सबको वोट का अधिकार है। तो उन लोगों के, सभी लोगों के वोट से ही यहाँ सरकारें बनती हैं और सरकारों को लोगों के हित में ही कार्य करना होता है। तो ऐसे में लोग, जब लोगों के हित में कार्य नहीं होते तो लोग जब भी चाहें तो वो सरकार पर दबाव बना करके अपनी बातों को मनवा सकते हैं। पर ऐसे सरकार पर दबाव बनाना केवल एक ही व्यक्ति कई बार नहीं कर पाता। तो ऐसे में क्या होता है, वो अपना अपना लीडर देखते हैं या अपना एक ग्रुप बनाते हैं कि जब उनको लगता है लोगों को कि उनको, उनके हितों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, उनके इंटरेस्ट खतरे में है, तो ऐसे में वो एक अपना ग्रुप बनाते हैं और सरकार पर दबाव डालते हैं। दबाव डालने के कई तौर तरीके हैं, मेथड्स हैं, वो इस वीडियो में हम आगे समझेंगे। तो अब समझो कि अभी आपने देखा होगा थोड़े दिनों पहले, आज से साल डेढ़ पहले ही 3 कृषि कानून आए थे। वो 3 कृषि कानून किसानों को पसंद नहीं आए। किसानों को लगा कि वो जो 3 कृषि कानून हैं वो किसानों के, फार्मर्स के हित में नहीं है और इनको चेंज किया जाना चाहिए, इनको बदल देना चाहिए, क्योंकि इससे उनके खुद के हित खतरे में हैं, उनकी जमीनें खतरे में हैं। उनको ऐसा लगा तो उन्होंने क्या किया, वो इकट्ठे हुए। उनके जो अपने अपने संगठन थे, जैसे भारतीय किसान यूनियन या अदर जितने भी किसान यूनियंस थी, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या फिर वो नेशनल लेवल की हो, वो सब एक हो गए, सक्रिय हो गए और सरकार पर दबाव बनाने लगे कि तुम इन 3 कृषि कानूनों को बदल दो, चेंज कर दो, इसमें परिवर्तन लाओ। ये किसानों के हक में नहीं है, हित में नहीं है, इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों का नुकसान राष्ट्र का नुकसान है और सभी व्यापारी वर्ग, उद्योग वर्ग, सबका नुकसान है। भारत की अर्थव्यवस्था का नुकसान है। तो जब सरकार नहीं मानी तो ऐसे में उनको आंदोलन करना पड़ा, एजिटेशन, उनको कुछ स्ट्राइक्स जैसे तौर तरीके अपनाने पड़े, थोड़े वायलेंट, मतलब इलीगल मेथड्स अपनाने पड़े। तो वो हम आगे समझेंगे कि क्या होते हैं लीगल मेथड्स और क्या होते हैं इलीगल मेथड्स। तो उनको ये तौर तरीके अपनाने पड़े। ऐसे में सरकार पर दबाव बना आंदोलन के थ्रू, किसान आंदोलन के थ्रू सरकार पर दबाव बना। तो सरकार को 1-1.5 साल के बाद किसानों की बातों को मानना पड़ा और 3 कृषि कानूनों को बदलना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा। तो ये जो एग्जाम्पल जो मैंने दिया, इसको आप सभी जानते हो, इसके बारे में आप सभी अवेयर हो, आपने खबरें पढ़ी होंगी, खबरें सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी, और कुछ लोग खुद चल करके किसान आंदोलन में
सम्मिलित भी हुए होंगे। तो ये जो ग्रुप थे, जैसे भारतीय किसान यूनियन या अदर किसानों के ग्रुप, वो कौन है जिन्होंने सरकार पर दबाव डाला? वो लोग कौन थे? उनके ग्रुप कौन है? वो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो सरकार पर दबाव जिन्होंने बनाया और अपनी बात को मनवाया, सरकार की पॉलिसी में परिवर्तन ला कर के दिखाया, तो वो लोग होते हैं। तो ऐसे जो ग्रुप होते हैं वो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो ये प्रेशर ग्रुप्स किसी के भी हो सकते हैं, किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, जाति के हो सकते हैं, धर्म के हो सकते हैं, प्रोफेशन के हो सकते हैं। जैसे किसी रिलीजन के, कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी एक प्रेशर ग्रुप हो सकती है। किसी प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर हैं या कोई वकील है, उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो ऐसे अलग अलग उनके ग्रुप्स हो सकते हैं और उनके अपने अपने प्रेशर ग्रुप्स हो सकते हैं। तो अब हम समझेंगे बुकिश लैंग्वेज में मीनिंग एंड टेक्निक्स प्रेशर ग्रुप्स यानी दबाव समूह। ये जो टर्म है, ये जो वर्ड है, सबसे पहले यूज किया गया, जो ये टर्म है ओरिजिनेट हुई यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये टर्म सबसे पहले यूज की गई। तो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं, इसका जो मीनिंग है वो है प्रेशर ग्रुप्स इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑर्गेनाइज्ड, group of people who are organized actively for promoting and defending the common interest। ये उन लोगों के ग्रुप होते हैं जिनके अपने अपने कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जो कि डिफेंड करते हैं और प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होकर के, एक्टिव होकर के अपने कॉमन इंटरेस्ट को डिफेंड करते हैं। ये उन लोगों के ग्रुप होते हैं जो अपने निहित स्वार्थों को, अपने निहित इंटरेस्ट को पूरा करते हैं, प्रमोट करते हैं, डिफेंड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। उनका अपना कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे फार्मर यूनियन है जितनी, उनका अपना, उसके सभी मेंबर्स फार्मर्स होंगे, किसान होंगे या किसानी से जुड़े लोग होंगे। उनका अपना कॉमन इंटरेस्ट है खेती बाड़ी, और उससे संबंधित, किसानों से संबंधित सारी जो इंटरेस्ट है वो यही है। तो वो ग्रुप्स, ठीक है। तो ये प्रेशर ग्रुप नाम क्यों पड़ा, कोई और नाम क्यों नहीं पड़ा? तो हम समझ चुके हैं, ये दबाव डालते हैं सरकार के ऊपर, दबाव डाल के उनकी नीतियों को बदल देते हैं, परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए प्रेशर डालते हैं, इसलिए ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ चेंज इन द पब्लिक पॉलिसी ऑफ एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं ताकि पब्लिक पॉलिसी में परिवर्तन करने के लिए, चेंज करने के लिए ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, इसलिए इनका नाम प्रेशर ग्रुप्स पड़ा है, प्रेशर ग्रुप्स बोला जाता है। इनके कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, अपने इंटरेस्ट के को डिफेंड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कार्य करते हैं, इसलिए ये इनको इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बोला जाता है। अच्छा, इनके अपने हित होते हैं, तो इसलिए इन्हें वेस्टेड ग्रुप्स भी बोला जाता है। तो ये हो गया। तो अब समझेंगे कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से अलग होते हैं, हटकर होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो वो ग्रुप होती हैं जो कि इलेक्शंस लड़ती हैं, और उन इलेक्शंस लड़ती हैं और उनके अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं और सत्ता हासिल करना चाहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन यहाँ प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो उनके अपने कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, वो कभी इलेक्शन नहीं लड़ते और वो कभी सत्ता हासिल नहीं करना चाहते। उनका जो मेन एम है वो सिर्फ अपने हितों की रक्षा करना है, अपने पर्टिकुलर जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको सुरक्षित रखना, डिफेंड करना, प्रमोट करना, इतना ही उनका कार्य होता है। लेकिन आपको बता दें, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि प्रेशर ग्रुप्स के अंदर से ही या प्रेशर ग्रुप्स ही आगे बढ़ करके एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाएं। तो जब वो इलेक्शन लड़ने लगते हैं तब वो या सत्ता
हासिल करना चाहते हैं तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाते हैं। जैसे आपने अन्ना हजारे मूवमेंट में देखा होगा, अन्ना हजारे मूवमेंट में क्या हुआ कि उनका जो मेन एम था, जो उनका कॉमन इंटरेस्ट था, जो अन्ना हजारे मूवमेंट में लोग मेंबर्स थे या इन्वॉल्व थे, उन लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट था, एक मुद्दा था, एक इश्यू था, वो था करप्शन। और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम था वो था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो आपने देखा होगा जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन थी वो एक प्रेशर ग्रुप थी जो सरकार पर प्रेशर डाल रही थी, दबाव डाल रही थी कि वो भारत को करप्शन मुक्त बनाए और लोकपाल बिल लेकर के आए और तमाम करप्शन से रिलेटेड उनके मुद्दे थे। तो आपने देखा होगा प्रेशर ग्रुप इंडिया अगेंस्ट करप्शन में से ही एक पार्टी उभर करके आई, अन्ना हजारे मूवमेंट में से ही एक पार्टी उभर करके आई, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी। एक ऐसी पार्टी जो आज की डेट में जिसे एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिल चुका है, रिकॉग्नाइज कर दी गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, 9th नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि प्रेशर ग्रुप में से ही एक पार्टी उभर कर आती है, पॉलिटिकल पार्टी। तो जब प्रेशर ग्रुप अपने कॉमन इंटरेस्ट तक सीमित रहती है तब तक वो एक प्रेशर ग्रुप है, लेकिन जब वो इलेक्शन लड़ना और सत्ता हथियाने हासिल करना चाहती है तब वो प्रेशर ग्रुप की संख्या में नहीं रहती, वो प्रेशर ग्रुप भी नहीं रहती, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो अब बात करेंगे, आर ओपोजिशन अ प्रेशर ग्रुप? क्या जो विपक्ष है क्या वो प्रेशर ग्रुप है? जी नहीं। ओपोजिशन वो होता है, एक पार्टी हो सकती है या पार्टीज का जो समूह हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज का, जो कि सरकार में नहीं है लेकिन वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो जनता के द्वारा चुने हुए आए हुए लोग होते हैं, भले ही वो सरकार में नहीं है लेकिन वो लेजिस्लेटिव में या पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो ओपोजिशन ओपोजिशन चुनाव लड़ता है, वो कभी भी रूलिंग पार्टी भी बन सकता है। तो इसलिए ओपोजिशन प्रेशर ग्रुप नहीं है, भले ही वो प्रेशर डालता हो सरकार के ऊपर, उसकी नीतियों को परिवर्तन करने का कार्य करता हो। तो अब बात करेंगे कि ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं ये सरकार के ऊपर प्रेशर डालते हैं पब्लिक पॉलिसी को चेंज करने के लिए। तो उनके क्या मेथड है, क्या तरीके हैं, वो क्या करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? तो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इनको इन्फ्लुएंस करने के लिए सभी प्रेशर ग्रुप्स दो रास्ते अपनाते हैं। एक तो मेथड है लीगल मेथड, एक है इलीगल मेथड, एक है लेजिटिमेट मेथड, एक है इलेजिटिमेट मेथड। जो लेजिटिमेट मेथड है वो ये है। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है लॉबिंग। लॉबिंग जो वर्ड है ये लॉबी वर्ड से निकल के आया है। लॉबी क्या होती है? लॉबी यानी कि एक तरह की बैठक, एक प्रकार का कमरा जहां पर 5 से 10 लोग या 20-25 लोग मिल करके बैठते हैं, बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो लॉबिंग भी जो है वो भी लॉबी वर्ड से ही निकल के आया है और लॉबिंग में भी यही कुछ होता है। लॉबिंग में क्या होता है, जैसे प्रेशर ग्रुप्स के कुछ लीडर्स वो हो गए, साथ में गवर्नमेंट के कुछ लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो लोग हो गए, या जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो लोग हो गए। ये जब बैठ करके बातचीत करते हैं और प्रेशर ग्रुप के लोग ये सरकार को के ऊपर प्रेशर डालते हैं, परसुएड करते हैं कि वो प्रेशर ग्रुप्स के लोगों के उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ही पॉलिसी बनाए, या फिर बना दी है तो पॉलिसी में चेंजेस लेकर के आए, ताकि प्रेशर ग्रुप्स के मेंबर्स के हित को सुरक्षित रखा जा सके, उसे डिफेंड किया जा सके। तो लॉबिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे शांतिपूर्वक, प्रेम प्यार, या तर्क वितर्क करके, या डिबेट, ये सारे जो तरीके हैं ये भी होते हैं। साथ में लॉबिंग के अंदर कई बार मनी या लालच दिया जाता है।
वैसे लॉबिंग जो है वो लीगल है, लीगल मेथड है कि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर सबको अपनी बात रखने का, बैठकर टेबल पे बात करने का सबको अधिकार है। लेकिन जब लॉबिंग में पैसा चल जाता है, लालच दिया जाता है, गिफ्ट्स, मनी या हिस्सा डालने की बात की जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, ये लॉबिंग करप्शन से जुड़ जाता है, तब ये इलीगल मेथड हो जाता है। वैसे लॉबिंग लीगल है, लेकिन जब यहाँ मनी और लालच दे दिया जाता है, तब यहाँ ये लॉबिंग करप्शन से जुड़ जाती है, जो कि एक इलीगल मेथड है। ठीक है, तो लॉबिंग ये होता है। इसमें क्या होता है, टू परसुएड पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर को परसुएड किया जाता है, उसे कैसे ना कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है कि वो उनके हक में, प्रेशर ग्रुप्स के लोगों के हक में, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ही फैसला ले। तो लॉबिंग समझ लिया। अब बात करें कोरस्पोंडेंस की। कोरस्पोंडेंस यानी अखबारें या फिर प्रेस, मीडिया, जब न्यूज़ चैनल्स का, अखबारों का जब यूज़ किया जाता है, या अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में अपने ये प्रेशर ग्रुप्स के लोग या उनके लीडर लेख लिखते हैं या एडिटोरियल्स आते हैं, ताकि वो पब्लिक ओपिनियन को बदल सके, पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में ला सकें, या पब्लिक को ये समझा सकें कि कैसे जो गवर्नमेंट के बनाए हुए जो उनकी पॉलिसी हैं गवर्नमेंट की, वो कैसे प्रेशर ग्रुप्स के लोगों के, उनके मेंबर्स के हित में नहीं है। तो ये बता सके, उनको अवेयर कर सके, जागरूक कर सके। तो ये हो गया कोरस्पोंडेंस। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी यानी सोशल मीडिया का जब इस्तेमाल किया जाए पब्लिसिटी के लिए, या होर्डिंग्स के द्वारा, या अन्य जितनी भी पब्लिसिटी के जो तरीके होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, वो सब। अच्छा, प्रोपेगेंडाइजिंग यानी जब प्रचार प्रसार किया जाता है, जनसभाएं की जाती हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, अपने साथ जोड़ा जाता है, तो ये हो गया प्रोपेगेंडाइजिंग। पिटिशनिंग, जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है, याचिका दायर की जाती हैं, वकील कर लिए जाते हैं, और पिटिशन। ठीक है, तो पब्लिक डिबेटिंग। ठीक है, इसके बाद है मेंटेनिंग कॉन्टेक्ट्स विद देयर लेजिस्लेटर्स एंड सो फोर्थ। तो लेजिस्लेटर यानी एमपी, एमएलए, एमसी, तो उनके साथ कांटेक्ट बनाना, मेंटेन रखना, मतलब जब प्रेशर, कोई प्रॉब्लम आ जाती है या प्रेशर ग्रुप्स को जरूरत पड़ती है, तो वो अपने, उनके प्रेशर ग्रुप्स के लोग, उनके मेंबर्स अपने अपने एमएलए, एमपीज के पास जाते हैं, अपने प्रतिनिधियों के पास जाते हैं, और उनसे ये मांग रखते हैं ये कि भाई तुम हमारे प्रतिनिधि हो, तुम सरकार से बातचीत करो, हमारे हक में तुम बात करो, इन्फ्लुएंस करो। तो वही चीज है मेंटेनिंग कॉन्टैक्ट्स विद देयर लेजिस्लेटर्स एंड सो फोर्थ। ये कुछ लीगल लेजिटिमेट मेथड्स हैं जिनके द्वारा प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस करते हैं सरकारों को कि वो प्रेशर ग्रुप्स के हित में, उनसे, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए ही अपनी पॉलिसी बनाएं। तो कई बार प्रेशर ग्रुप्स को कुछ इलीगल मेथड्स भी अपनाने पड़ते हैं, कुछ इलेजिटिमेट मेथड्स भी अपनाने पड़ते हैं। वो क्या है, जैसे स्ट्राइक। स्ट्राइक यानी जैसे हड़ताल, सड़क जाम कर दी, धरना दे दिया, धरना प्रदर्शन, या फिर रेलवे जाम कर दी, शहर बंद, बाजार बंद, ये सब जो तरीके हैं वो स्ट्राइक्स हैं। रोडवेज, रोडवेज की आपने बहुत बार हड़ताल सुनी होगी, रोडवेज स्ट्राइक। ठीक है, वायलेंट एक्टिविटीज, जब हिंसा का रास्ता अपनाया जाता है, जब आगजनी होने लगे, तो ये सब वायलेंट एक्टिविटीज हैं। करप्शन, जब भ्रष्टाचार के थ्रू, लालच देकर के नीतियों को अपने हिसाब, पब्लिक ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, या डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है मनी के द्वारा, पैसों के द्वारा। तो ये जो तौर तरीके हैं ये
इलीगल हैं, इलेजिटिमेट हैं। इससे होता क्या है कि इससे पब्लिक इंटरेस्ट डैमेज हो जाता है। मतलब जो नीतियाँ सभी लोगों के हित में बनाई जानी थी, तो वो कई बार प्रेशर ग्रुप्स के दबाव में आकर इन इलीगल मेथड्स को के द्वारा कई बार सरकारों को दब करके नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। तो ऐसी नीतियां जो कई बार होती हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं रहती और नुकसान पहुंचाती हैं। इन एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी उसको भी डैमेज करती हैं। तो अब बात करेंगे प्रेशर ग्रुप्स की टेक्निक्स की। क्या टेक्निक्स अपना करके प्रेशर ग्रुप्स अपने पर्पसेस को सिक्योर करते हैं या अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं, डिफेंड करते हैं और प्रमोट करते हैं अपने इंटरेस्ट को। तो वो क्या तौर तरीके हैं, क्या टेक्निक्स हैं? तो अकॉर्डिंग टू ओडीगार्ड, प्रेशर ग्रुप्स रिजॉर्ट टू 3 डिफरेंट टेक्निक्स इन सिक्योरिंग देयर पर्पसेस। तो प्रेशर ग्रुप 3 टेक्निक्स को यूज करते हैं अपने पर्पस को सिक्योर करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। तो वो 3 जो टेक्निक्स हैं वो हैं, फर्स्ट है इलेक्शनियरिंग, सेकंड है लॉबिंग, थर्ड है प्रोपोगेंडाइजिंग। तो फर्स्ट जो इलेक्शनरिंग है उसको समझो। इलेक्शनरिंग क्या होता है? जैसे ये पब्लिक ऑफिस है, यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा, यहीं पे पॉलिसी बनेगी और यहीं पर ही इम्प्लीमेंटेशन भी यहीं से ही होगी। तो जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर जो है या डिसीजन मेकर्स जो हैं वो यहाँ हैं इस पब्लिक डिपार्टमेंट में। ये मान लो 3 है, ये हैं डिसीजन मेकर्स। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या करेंगे? प्रेशर ग्रुप्स इनका तबादला करवा देंगे। तबादला कैसे करवाएंगे जी? प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते हैं। जैसे फार्मर्स के ग्रुप्स हैं, अरे इनके दम पर तो सरकारें बन जाती हैं। तो ये इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं कि इनके पास एमपी, एमएलए, मंत्री तक की पहुंच होती है, लिंक होते हैं। इनके दम पर ही वो एमपी, एमएलए बनते हैं। तो इनके जो लिंक हैं ये अपने पॉलिटिकल लिंक्स के थ्रू इनका तबादला करवा देते हैं। ये जो डिसीजन मेकर्स हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, पब्लिक ऑफिसर्स, इन्हीं का ही तबादला हो जाएगा और इनकी जगह पर ऐसे पर्सन, ऐसे ऑफिसर्स आ जाएंगे जो कि प्रेशर ग्रुप्स के फेवर में काम करेंगे और डिसीजन लेंगे और प्रेशर ग्रुप्स के फेवर में ही पॉलिसी मेकिंग करेंगे, पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। इस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स जो होते हैं वो अपने पर्पसेस को, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर लेते हैं। तो ये हो गया इलेक्शनरी। सेकंड जो है वो है लॉबिंग। लॉबिंग हम पढ़ चुके हैं वैसे तो। थर्ड जो है वो है प्रोपोगेंडाइजिंग। प्रोपोगेंडाइजिंग यानी कि पब्लिक ओपिनियन को बदल देना, ऐसा जनसभाएं करना, प्रचार प्रसार करना जिससे कि वो पब्लिक ओपिनियन को चेंज कर दें और पब्लिक ओपिनियन को अपने पक्ष में लेकर के आ जाएं। और जब पब्लिक ओपिनियन चेंज होता है तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश के अंदर पब्लिक के दम पर, पब्लिक ओपिनियन के दम पर ही सरकारें बनती हैं। तो जब पब्लिक ओपिनियन ही बदल जाता है, चेंज हो जाता है, प्रभावित हो जाता है और प्रेशर ग्रुप्स के हक में हो जाता है, तो ऐसे में सरकार पर दबाव पड़ता है और सरकारें मजबूर हो जाती हैं प्रेशर ग्रुप्स के हक में फैसला देने के लिए। तो यही है इलेक्शनरिंग, लॉबिंग एंड प्रोपोगेंडाइजिंग। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया कि इंडिया में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो कैसे हैं, कितने डेवलप्ड हैं और किस किस कैटेगरी के हैं और कैसे क्लासिफाई किए हुए हैं। तो इंडिया में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं जितने कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। जैसे ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में,
वहाँ के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। प्रेशर ग्रुप, सिविल सोसाइटी एक जैसी बात है। तो जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो उनके मेंबर्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, वो बहुत ज़्यादा लिटरेट होते हैं, एक्टिव होते हैं। वो सरकार की एक एक पॉलिसी पर और उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर पूरी पूरी नज़र रखते हैं, और अपने हिसाब से ही पॉलिसी मेकिंग करवाते हैं और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। तो इंडिया में जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो उतने ज़्यादा डेवलप नहीं हैं जितने कि वेस्टर्न कंट्रीज में हैं। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इंडिया के अंदर भी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो थोड़ा पूरे डेवलप नहीं है, लेकिन डेवलपिंग फॉर्म में है और काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे कि फर्स्ट जो प्रेशर ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बॉडीज को, फैक्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरर्स को, उद्योगपतियों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो बिजनेस ग्रुप्स होते हैं ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और उद्योगपतियों के, कॉमर्शियल बॉडीज के, इंडस्ट्रियल के इनके होते हैं, इसलिए वे बहुत, क्योंकि उद्योगपति, मैन्युफैक्चरर्स पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट होते हैं, पैसे वाले होते हैं, इसलिए जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या ग्रुप्स होते हैं ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल होते हैं और लार्ज साइज के होते हैं। जैसे कि ये बिजनेस ग्रुप्स है, फीकी। फीकी का नाम आपने सुना होगा। फीकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक प्रेशर ग्रुप है और एक बिजनेस ग्रुप है। बिजनेस ग्रुप कैटेगरी में आता है और ये एक प्रेशर ग्रुप है। एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, AIMO, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सब बिजनेस ग्रुप्स हैं और रिप्रेजेंट करते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बॉडीज। सेकंड जो ट्रेड यूनियन है, सेकंड जो प्रेशर ग्रुप कैटेगरी है वो है ट्रेड यूनियंस। ट्रेड यूनियंस आपने सुना होगा। ट्रेड यूनियंस जो होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स को। इसे लेबर ग्रुप्स भी बोला जाता है क्योंकि ये इंडस्ट्री की लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करती है। और ट्रेड यूनियंस भी बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली और पावरफुल और लार्ज साइज की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ट्रेड यूनियंस का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भी बहुत बड़ा रोल रहा। और ये जो ट्रेड यूनियंस होती हैं ये हमेशा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एसोसिएट होती है, कनेक्ट होती है। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से एसोसिएट है। आपको बता दें जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है वो हमारे देश की पहली ट्रेड यूनियन है जो कि 1928 में बन गई थी। और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे लाला लाजपत राय। और इसका हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा रोल रहा। 1945 से पहले तक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंदर ही सोशलिस्ट पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग, ये सब का मिला जुला एक ही ट्रेड यूनियन हुआ करता था। फिर जो ये ट्रेड यूनियन अलग अलग सबकी बनती गई, अलग अलग पार्टी से जुड़ती गई। जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कनेक्टेड है, एसोसिएट है, ऐसे ही इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। BMS, भारतीय मजदूर संघ, ये BJP पार्टी से एसोसिएट है। तो ये ट्रेड यूनियंस हैं। और एक प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित हैं।
ऐसे ही थर्ड जो कैटेगरी है प्रेशर ग्रुप्स की वो है एग्रेरियन ग्रुप्स। एग्रेरियन ग्रुप्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फार्मर्स को एंड एग्रीकल्चरल लेबर क्लास को। आपको बता दें भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत बड़ी संख्या गांवों में रहती है और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ी है, किसानी से जुड़ी है। तो जो 60-70% लोग जो है वो आज भी किसानी से जुड़े हैं और भले ही वो नौकरी करते हो लेकिन उनकी जमीन है वो कहीं ना कहीं किसानी से जुड़े हैं। तो जो फार्मर्स के जो ग्रुप होते हैं एग्रेरियन ग्रुप्स हैं, ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एंड बहुत ज्यादा पावरफुल ग्रुप्स होते हैं और लार्ज साइज में ग्रुप होते हैं। क्योंकि अच्छा आगे क्या है, कुछ ग्रुप्स हैं उनके ये नाम हैं, जैसे भारतीय किसान यूनियन, नाम तो सुना ही होगा। ऑल इंडिया किसान सभा जो कि बहुत बड़ा और सबसे बड़ा और नेशनल लेवल का किसानों का ये ग्रुप है, एग्रेरियन ग्रुप है। और एक प्रेशर ग्रुप है। अच्छा, भारतीय किसान संघ, ये एक गुजरात में ज्यादा एक्टिव है ये भारतीय किसान संघ, ये भी एक प्रेशर ग्रुप है। ऐसे ही फोर्थ जो है वो है प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ये प्रोफेशनल लोग जो होते हैं जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, उन लोगों के ग्रुप, जैसे बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये लॉयर्स का ग्रुप है और एक प्रेशर ग्रुप्स है और जो कि रिप्रेजेंट करता है लॉयर्स को। ऐसे ही आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये एक प्रेशर ग्रुप है। ऐसे ही फिफ्थ जो कैटेगरी है प्रेशर ग्रुप्स की इंडिया के अंदर वो है स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी को। जैसे हर कॉलेज में आपने देखा होगा कि वहाँ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे एनएसयूआई है, एबीवीपी है, ऑल इंडिया, अच्छा और भी ग्रुप्स हैं। तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी ट्रेड यूनियंस की तरह किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है, कनेक्ट होती है। जैसे कि एनएसयूआई है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है। एबीवीपी जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। एआईएसएफ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई पार्टी से संबंधित है। एसएफआई, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये सीपीएम पार्टी से रिलेटेड है। ऐसे ही सिक्स्थ जो कैटेगरी, ये सभी भी प्रेशर ग्रुप्स हैं और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और पॉलिटिकल पार्टीज से एसोसिएट हैं। सिक्स्थ जो कैटेगरी है प्रेशर ग्रुप्स की वो है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं जो कि किसी न किसी पर्टिकुलर रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं और किसी न किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कम्युनिटी इंटरेस्ट रहते हैं उनके, कम्युनल इंटरेस्ट रहते हैं। जैसे कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, नाम से ही पता चल रहा है, विश्व हिंदू परिषद जो कि हिंदू रिलीजन को रिप्रेजेंट करता है। अकाली दल जो कि सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। जमात इस्लामी जो कि मुस्लिम इस्लाम धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेवंथ जो प्रेशर ग्रुप की कैटेगरी है वो है कास्ट ग्रुप्स। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है। इंडियन पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि स्टेट पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल रहता है और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चलती है कास्ट को लेकर के। जैसे हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट ऐसा देखने को मिलता है और तमिलनाडु के अंदर ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण ऐसा देखने को मिलता है। कम्मा वर्सेस रेड्डी आंध्र प्रदेश में, राजपूत वर्सेस जाट राजस्थान में। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स स्टेट पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है और इंडियन पॉलिटिक्स में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है कास्ट पॉलिटिक्स का। तो
कास्ट कास्ट से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं, जैसे हरिजन सेवक संघ या फिर क्षत्रिय महासभा इन गुजरात, ये जो ग्रुप्स हैं ये प्रेशर ग्रुप्स हैं और कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स हैं। ऐसे ही एट्थ कैटेगरी जो है प्रेशर ग्रुप्स की, वो है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ में नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, जैसे असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, वहां बहुत ज्यादा एक्टिव है। अरुणाचल प्रदेश, वहां बहुत ज्यादा एक्टिव है ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस। झारखंड में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में वहां बहुत ज्यादा एक्टिव है। ऐसा क्यों है, वहीं क्यों एक्टिव है? क्योंकि वहां फॉरेस्ट है, वहां जंगल है, और जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में ज्यादा रहते हैं, और इसलिए वहीं ज्यादा ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस भी वहीं पे ही ज्यादा एक्टिव हैं। तो ट्राइबल से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं, जैसे ट्राइबल संघ ऑफ असम, ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स इन त्रिपुरा, ये ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, जो कि ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके जो मेन मुद्दे रहते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, उनके कल्चर से रिलेटेड होते हैं, और कई कई बार तो वो उनके इतने बड़े सेपरेटिज्म जैसे डिमांड भी रहती है उनकी, जैसे वो इंडिया से ही अलग होना चाहते हैं, ऐसी डिमांड्स भी उनकी रहती हैं। और कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी एक्टिविटीज में भी वो रहते हैं, घुसपैठ। तो ये हो गए ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेशर ग्रुप्स। नाइन्थ जो कैटेगरी है प्रेशर ग्रुप्स की, वो है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। इंडियन पॉलिटिक्स में लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे आपने देखा होगा, लैंग्वेज बेस्ड पर तो, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर तो अलग अलग इंडिया के अंदर अलग अलग राज्य बना दिए गए। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, तो अलग अलग राज्य बना दिए गए। जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी बोलने वाले लोगों के लिए पंजाब, हरियाणवी बोलने वालों के लिए हरियाणा, गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र, तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु। तो ये अलग अलग जो लैंग्वेज बेस्ड अलग अलग स्टेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज बेस्ड ही है। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स देखिए, जैसे तमिल संघ, ये तमिल लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है। आंध्रा महासभा जो कि, और हिंदी साहित्य सम्मेलन जो हिंदी भाषी लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं और प्रेशर ग्रुप्स हैं, लैंग्वेज बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स हैं। ऐसे ही जो 10th कैटेगरी है वो है आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स। तो आइडियोलॉजिकल बेस्ड ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जैसे जिनके पर्टिकुलर कोई कॉज होते हैं, प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं या प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप है, जिनका मेन उद्देश्य जो रहता है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखना है रहता है। उनका ये मानना होता है कि जैसे पर्यावरण सुरक्षित तो हम सुरक्षित। तो आइडियोलॉजिकल बेस्ड ग्रुप्स जो पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर के एक अपना ग्रुप बना लेते हैं, जो सेम आइडियोलॉजी के होते हैं वो मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, प्रेशर ग्रुप, और उसके लिए ही काम करते हैं। जैसे चिपको मूवमेंट, ये प्रेशर ग्रुप है। नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रेशर ग्रुप है। डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस या वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकल बेस्ड जो ग्रुप होते हैं पॉजिटिव ग्रुप्स होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के ग्रुप होते हैं। वो कास्ट बेस्ड नहीं होते, लैंग्वेज बेस्ड नहीं होते, बल्कि उनके कुछ इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, रीजनेबल ग्रुप्स होते हैं। ऐसे ही है जो एनोमिक ग्रुप्स, 11th जो कैटेगरी है प्रेशर ग्रुप्स की वो है एनोमिक ग्रुप्स। एनोमिक ग्रुप्स वो होते हैं जैसे नक्सलाइट ग्रुप्स, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। ये कहीं ना कहीं इंडिया से अलग होना चाहते हैं या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं अपनाना चाहते। इससे कहीं ना कहीं क्राइम को बढ़ावा मिलता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में रहते हैं, करप्शन, और ये अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए गवर्नमेंट से इलीगल मेथड्स को अपनाते हैं, जैसे वायलेंट एक्टिविटीज, असैसिनेशन, हत्या कर देना,
गोलीबारी, हथियार उठाना, आगजनी करना, ये इनके कुछ मेथड्स होते हैं जो कि सही नहीं है। ये नेगेटिव ग्रुप्स हैं क्योंकि ये क्राइम को बढ़ावा देते हैं। तो एनोमिक ग्रुप्स भी इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ये भी प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, उनकी पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। तो ये थे प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, और ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, प्रेशर ग्रुप्स। धन्यवाद।